Good morning students, welcome to the TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचारों के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। इसमें हमने वर्ण के प्रकार पढ़े थे जो कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में हमने पढ़ा कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है और जिन्हें उच्चारित करने के लिए हमें किसी और वर्ण की या किसी और अक्षर की ज़रूरत नहीं होती है। और ये स्वर जो है वो 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर बहुत जल्दी बोले जाते हैं, दीर्घ स्वर में उनसे दुगना समय लगता है ह्रस्व स्वरों से, और प्लुत स्वरों में और भी ज़्यादा। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दूर खड़े किसी व्यक्ति को आवाज़ लगानी हो, तब प्लुत स्वर का उपयोग होता है और इसका प्रतीक चिन्ह एस के समान है। और कुछ अन्य स्वरों के बारे में भी पढ़ा था जो स्वरों के बाद लेकिन व्यंजनों से पहले आते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह शब्द का अर्थ होता है योग न होते हुए भी साथ रहना, जो कि जैसे अंग है, अह, विसर्ग, अनुस्वार, ये स्वरों में भी नहीं आते लेकिन स्वरों के साथ इनका प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है, ये स्वतंत्र नहीं होते। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। ये है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स और ह। इन सभी स्वर व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर इनमें स्वर नहीं होते तो ये आधे माने जाते हैं। अब इनमें विशेष ऊपर लिखे सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ है। अरहित व्यंजन लिखने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत यानी कि एक डैश जैसा चिन्ह बनाते हैं और इनको क, ख, ग, घ आदि यानी बहुत छोटा बोला जाता है। ड तथा ढ ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में ही होता है, संस्कृत में नहीं। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, कभी भी ये शुरुआत में नहीं आते। अगर शुरुआत में आएंगे तो जो इनका मूल रूप है ड ढ वाला वो आएगा, नीचे बिंदी वाले ये शब्द जो वर्ण है वो शुरुआत में कभी भी नहीं आएंगे। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है, जैसे र मूल रूप है, अगर ऊपर की तरफ हम लगाते हैं तो वह स्वर रहित है यानी कि वह आधा र है, उसमें स्वर नहीं है। और नीचे जब डैश करके लगाते हैं तो उसमें स्वर होता है, और जिस अक्षर के साथ में ये लगता है, जिसके नीचे ये लगता र का निशान लगाया जाता है संकेत, उसमें स्वर नहीं होता, इसीलिए र को नीचे उसकी संकेत के रूप में लगाया जाता है। स्वर सहित नीचे से गोल व्यंजनों के साथ जैसे रमन, धर्म, प्रश्न और राष्ट्र, इस तरह से इनका प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्र में आधा ट भी दिखाया गया है और र का जो संकेत है स्वर रहित, स्वर सहित र का संकेत, वह बनाने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इस तरह का प्रयोग जो नीचे से गोल होते हैं उनके साथ इसका प्रयोग होता है। ऊ या ऊ की मात्राएं र के बीच में लगाई जाती हैं। जैसे अगर
छोटा र है, ऊ है, तो उसमें बिना घुमाए ऊ की मात्रा लगेगी, और अगर बड़ा ऊ है तो उसको घुमाकर डैश बनाकर और फिर ऊ की मात्रा लगाई जाती है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब बाद में अ की ध्वनि सुनाई देती है, यानी सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है, परंतु शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसी की ध्वनि सुनाई देती है। ये नहीं कि सब में अ ही होगा। जब हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो जो भी मात्रा हम प्रयोग कर रहे हैं उसी की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे क में कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पर अ है, लेकिन क में अगर आ या ई की लगाएंगे तो का या फिर की, या जैसे यहाँ काम दे रखा है शब्द, इसमें क के साथ मात्रा लगी है आ की, तो इसकी ध्वनि आ के समान होगी, यानी कि का पढ़ा जाएगा। और म में कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए यह केवल म पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार यदि शब्द में वर्णों का उच्चारण शुद्ध न हो तो वर्तनी में भी अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे पर्सन, अब यहाँ पर र पूरा है, स्वर सहित है, लेकिन जो प है उसमें स्वर यानी कि अ नहीं है, लेकिन अगर हम गलत लिखेंगे तो गलत ही पढ़ेंगे, तो इस प्रकार अशुद्धियाँ होगी। पर्सन को जो शुद्ध रूप इसका प्रश्न है, अगर गलत लिखा तो बोलने में भी गलत ही आएगा। स्वस्थ, जो शुद्ध शब्द है स्वस्थ है, उसको अगर पूरा लिखेंगे तो स्वस्थ पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद यानी व्यंजनों के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे स्वरों के प्रकार हैं स्पर्श, अंतस्थ, उसी तरह से व्यंजनों के भी भेद होते हैं। स्वरों के दीर्घ और ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तरह के स्वर होते हैं। उसी तरह के व्यंजनों के भी भेद होते हैं जो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 है, जिसमें क, च, ट, त और प वर्ग। यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति के शुरुआत का जो वर्ण आता है उसी के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड आता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ज आता है। इसी तरह से इन सभी के नाम इनके प्रथम अक्षर के आधार पर रखे गए हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है, जो कि य, र, ल, व है। ऊष्म व्यंजन श, स और स है। अब ये क्या होते हैं आइए जानती है इसके बारे में। तो व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या ओंठों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनके 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें मैंने अभी बताया क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म है। इसलिए प्रत्येक पंक्ति के प्रथम वर्ण के आधार पर उस वर्ग का अन्य व्यंजनों को जाना जाता है। अगर क वर्ग है तो इसमें उसके साथ के जो 5 वर्ण आएंगे वो सारे उसी वर्ग के माने जाएंगे। च में च, छ, ज, झ 5 वर्ण च वर्ग में आते हैं। इसी तरह से अन्य भी एक वर्ग में रखे गए हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तो इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यानी ये स्वर में भी स्वर के जैसे भी ध्वनि कर देते हैं और व्यंजनों के समान भी, क्योंकि इनके स्वरों की सहायता भी ली जाती है, इसलिए ये दोनों के बीच के माने जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के आंतरिक अंगों को कम स्पर्श करती है और उसकी गति भीतर की ओर होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल और व, यानी कि जो अब अ, आ, ई जो स्वर हैं उन्हीं की तरह से इनका भी उच्चारण होता है। अब अगला ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास गति के मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसी के साथ इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं, श, स और ह। इनका मूल भेद क्या है
किस तरह से इनका उच्चारण होता है श, श और स का, तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। श, स और स में मुख्य अंतर क्या है, उच्चारण में इनका क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उच्चारण इनका कहाँ से होता है और हमारे मुख में कहाँ कहाँ से स्वर या व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहला जो हमारी श्वास नली है उसमें नीचे की तरफ है कंठ। यहाँ से उच्चारित होने वाले स्वरों को कंठ्य कहा जाता है। इसके बाद तालु, यहाँ से उच्चारित होने वाले स्वर और व्यंजनों को तालव्य कहा जाता है। उसके ऊपर की तरफ ये मूर्धा कहलाती है और यहाँ से उच्चारित होने वाले यानी कि जब हम बोलते हैं इन स्वरों को उच्चारण करते हैं तो ये हमारी जो जीभ है वो मुख के इस भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए ये मूर्धन्य स्वर या व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा जब हम बोलते हैं तो कुछ स्वर ऐसे हैं या व्यंजन ऐसे हैं जिसमें होठों का प्रकार बदल जाता है या होठ को स्पर्श करते हुए बोलते हैं, तो ये ओष्ठी व्यंजन कहलाते हैं। और उसके अलावा दांतों के ऊपरी भाग को जब स्पर्श करते हैं जीभ हमारी तो वे व्यंजन दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। तो ये जो श, स और स है उनमें तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य मुख्य रूप से प्रयोग होता है इनका उच्चारण करते समय। जो श है, श शरबत वाला, वह तालव्य कहलाता है क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। स का उच्चारण मूर्धा से होता है। श से षटकोण जब हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए मूर्धन्य स कहलाता है। और स से सड़क वाला स, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वह दांतों का स्पर्श करती है, ऊपर वाले दांतों का, तो इसीलिए इसके दंत्य स के नाम से जाना जाता है। तालव्य, तालु, यह मुख के अंदर का ऊपरी पिछला भाग होता है और मूर्धा यह मुख के अंदर का भीतरी ऊपरी भाग होता है और दंत्य दांतों का ऊपरी भाग होता है। अब तालव्य श, इसका उच्चारण करते हैं तब जीभ तालु का स्पर्श करती है और इसलिए इस श को तालव्य श कहते हैं। मूर्धन्य श, तो मूर्धा का स्पर्श करती है हमारी जीभ, इसीलिए इसे मूर्धन्य श कहते हैं। फिर दंत्य स, तो इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब जीभ दांतों का और उसमें भी ऊपर वाले जो दांत हैं उसका स्पर्श करती है, इसीलिए यह दंत्य स के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको इन तीनों का अंतर समझ में आया होगा। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये स्पर्शी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वह मुख के किसी न किसी भाग को रगड़ खाते हुए बाहर की तरफ उच्चारण करते हैं, तो जो हवा इनको बोलते हुए मुंह से निकलती है वह मुख में रगड़ खाती हुई निकलती है, इसलिए गर्मी उत्पन्न होती है। इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण के समय अंदर से आती हुई हवा तालु, मसूड़े, दांत और जीभ से रगड़कर ऊष्मा पैदा करती हुई निकलती है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जिन शब्दों में श, स और स एक या दो बार आए हैं ऐसे उदाहरण हैं संतोष, संतुष्ट, विश्वास, श्वेत, विशेष, संदेश, शासन, श्वास, विशिष्ट, हंस, संशोधन। और आगे के दो उदाहरण में तीनों स का प्रयोग किया गया है। विशेष सिंह, वशिष्ठ सिंह। अब बाकी के जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थल और उनके नाम या किस वर्ग में उन्हें रखा जाता है इसके बारे में जानते हैं। एक बार फिर से हम पहले देख लेते हैं उच्चारण स्थान। कंठ श्वास नली में, उसके ऊपर की तरफ जब मुख की तरफ आते हैं तो ऊपर तालु, उससे पहले मूर्धा, उससे पहले ओष्ठ,
और दंत और उसके बाद बाहर ओष्ठ। और इन सभी के उच्चारण के लिए जिह्वा और हवा, कई बार जो वायु है वो मुख और नाक से एक साथ निकलती है। तो इस प्रकार इन व्यंजनों को अलग अलग उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहले अ, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह और जो विसर्ग का उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, यानी कि आवाज़ सीधे कंठ से निकलकर बिना कहीं टकराए बाहर आती है। इसीलिए इस वर्ग का नाम कंठ्य या कंठ्य व्यंजन और स्वर रखा गया है। दूसरा ई, च, छ, ज, झ, ज, य और श, ये सभी, इन सभी में तालु का प्रयोग होता है, तो ये तालव्य के नाम से जाने जाते हैं। फिर री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ और श, इन सभी में हमारी जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए ये सभी मूर्धन्य स्वर व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। त, थ, द, ध और न, इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वह दांतों का स्पर्श करती है, ऊपर के दांतों का, मसूड़ों का, इसीलिए यह दंत्य के नाम से जाने जाते हैं। उ, ऊ, प, फ, ब, भ और म, इनका प्रयोग या उच्चारण करते समय हम होठों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये ओष्ठ्य स्वर और व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। व और फ, इनमें दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे दंतोष्ठ्य व्यंजन और स्वर कहते हैं या दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ए और आई, कंठ और तालु, इसमें जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं होती है, इसीलिए ये कंठ और तालु के वजह से कंठ तालव्य के नाम से जाने जाते हैं। फिर ओ, औ, ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो ये कंठोष्ठ्य कहलाते हैं। अब अंग, अंग, ड, ज्य, ण, न और म, इनका उच्चारण करते समय नासिका से वायु बाहर आती है, इसीलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों को जब आप स्वयं बोल के देखेंगे तो इनका अंतर भी आपको समझ में आएगा, कहाँ से इनका उच्चारण हो रहा है और क्यों इनका नाम कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य पड़ा, ये भी जब आप खुद इसको उच्चरित करेंगे इनको तब समझ में आएगा। वर्णों का या व्यंजनों का एक और भी आधार है वर्गीकरण का, उनके श्वास की मात्रा के आधार पर। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें कम वायु की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा वायु मुख से बाहर आती है। तो उसके आधार पर दो तरह के वर्णों में इन्हें बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। तो अल्प प्राण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और वे हैं क, ग, ड, च, ज, ज, ट, ड, ण, त, द, न, ब, म और ड, य, र, ल, व, व। इन्हें बोलने के लिए हमें कम वायु की आवश्यकता होती है, और अगर देखा जाए तो यह प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तीसरा वर्ण है, जैसे क वर्ग का क और ग, और इसी तरह महाप्राण में जो बाकी बचे हुए हैं ग और घ, ख और घ, तो वे महाप्राण में गिने जाते हैं। और महाप्राण इसलिए क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, त, थ, श, स,
स और ह, इनमें अधिक वायु उच्चरित होती है, अधिक वायु बाहर आती है मुख से, इसीलिए इन्हें महाप्राण कहा जाता है।